बाकी जी हमारा पैसा जो है आप जानते हैं, ये जो पाकिस्तानी रुपीस है अब वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और खान साहब ने कहना है आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं, कभी घबराना नहीं है। और क्योंकि हम इकोनॉमी पे बड़ा जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और इसी वजह से हमारा मुल्क इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि आप देखिए कि बांग्लादेश जो हमसे बाद में बना और हमसे ही अलग होके बना, आज उनका जो 1% है वो हमारे 2 रुपए के बराबर हो गया है, यानी हमारे 2 रुपए के बराबर उनका 1% है, यानी अब हम आधे टके के हो गए हैं। पहले हम 2% के थे, शुरू में जब बांग्लादेश बना था तो हम उस वक्त 2% के कहलाते थे, फिर हम 1% के हुए और अब हम आधे टके के हो गए हैं। लेकिन इस पे ना तो हम घबरा रहे हैं, ना हमें कोई परेशानी है और ना ही हमें कोई घबराहट है। इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है तो बिल्कुल खान साहब भी लोगों को दिखा रहे हैं और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, साथ साथ मुल्क भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इंडिया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे बैठता है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी क्वाड में बैठे, एक बहुत, अभी देखें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुनिया आपको देख रही है। तो ये कहा जाता है जैसे अमेरिका अपनी पूरी दुनिया को सेल करने की कोशिश कर रहा है। देखें हम तो जो है वो एक लिबरल कंट्रीज है, सारे डेमोक्रेसी है, और हम ये जो नॉन डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनके अगेंस्ट है। तो आप नहीं समझते कि भारत की जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से नहीं मिलती, क्योंकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है इसको कहा जाता है इलिबरल डेमोक्रेसी, या ये उसको ये ठीक है आप इलेक्शनरिंग प्रोसेस में तो हैं, आप ये कहते हैं हम इलेक्शन में हैं, लेकिन जिस तरह एक मेजॉरिटेरियन आइडियोलॉजी जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करती है बाकी सोच को, और जिस तरह अभी रिसेंटली ये जो कहा जा रहा है कि जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स है वहां से निकल के हमें एक और जो एक हिंदू अप्रोच, हिंदुत्व की बात आती है, या एक हिंदू नेशनलिज्म की बात आती है, या हाइपर नेशनलिज्म की जो बात आती है, जिसमें बहुत सारे जो तबके हैं वो लेफ्ट आउट फील करते हैं इंडिया के अंदर। तो जब इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या क्वेश्चन सामने करना पड़ते हैं और क्या इस तरह की चीजें इंडिया को सामना करना पड़ती हैं, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन जिसको रिपोर्ट किया जाता है, लोग बोलते हैं, लोग पूछते हैं कि आप कैसी डेमोक्रेसी है, एक तरफ आपने कहीं कर्फ्यू लगाया हुआ है, किसी रियासत में आपने इतनी फौज है, कश्मीर है, सो एंड सो हाउ इंडिया हैज अ रिस्पांस फॉर दिस। जी, बहुत गर्मा गर्मी वाला सवाल पूछा है आपने, बट मैं कोशिश करूंगी कि पूरा ठंडे दिमाग से इसका जवाब दूं। जहां तक डेमोक्रेसी की बात करें, इंडिया वो देश है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोटर्स आर इन इंडिया, एंड देयर इज अ कंटिन्यूड ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेसी। हमने कभी मार्शल लॉ नहीं देखी, हमने कभी ऐसा टाइम नहीं देखा कि हम पे मिलिट्री रूल रहा हो या इस तरह का। तो ये कंटिन्यूड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का हमेशा से इंडिया में एक माहौल रहा। जहां तक हम बात करें माइनॉरिटीज की, जो आप कह रहे हैं, इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें हमने एक माइनॉरिटी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है, प्रेसिडेंट बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, और कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क इस तरह से सोच भी नहीं सकते। क्या एक माइनॉरिटी हिंदू या माइनॉरिटी सिख, चलिए मुझे लगता नहीं है कोई बचा होगा वहां पे, बट फिर भी माइनॉरिटी सिख, माइनॉरिटी क्रिश्चियन अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में बिफोर तालिबान, आई एम टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, क्या वो एक इस तरह के हाईएस्ट ऑफिस में आ सकता था? नहीं आ सकता था। चाइना में आज भी हम बात कर रहे हैं, क्या वीगर मुस्लिम्स की आवाज है? नहीं है। चाइनीज डिसिडेंट्स जो दुनिया में बाहर असाइलम पा लेते हैं, वो दर्दनाक आपको घटनाएं बताएंगे किस तरह से वीगर मुस्लिम्स के साथ काम हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। बट चाइना में इस तरह की कोई बात कभी सामने नहीं आती। तो मुझे लगता है डेमोक्रेसी की हमारे नेबरहुड में
कोई ट्रेडिशन नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कल्चर नहीं है। इंडिया एक लौता ऐसा है जहां पे ये बात हो रही है और कंटिन्यूड ट्रेडिशन है। आज भी अगर आप देखिए इलेक्शन होंगे, सबका हक बनता है वो किसे वोट दें और बहुत ट्रांसपेरेंट तरह से उसका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट एक्सेप्ट किए जाते हैं। कश्मीर एक ऐसा इशू है, मुझे लगता है आपके और मेरे दोनों के सेहत के लिए अच्छा है कि हम इस इशू को आज ना उठाएं। आपका शो बड़ी चीजों के ऊपर है और जी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत पहलू हैं इसके कमर साहब। जो ये क्वाड की सारी बात हो रही है, ये बात सही है कि क्वाड अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगा। 2003-4, फिर 2007, फिर 2017, अब 2021, तो थोड़ा हमें समय लगा सारी देशों को क्वाड को एक पक्का रूप देने में। बट जहां तक बात करें इस पूरे मैकेनिज्म की, इस वक्त मुझे लगता है दुनिया में एक रियलाइजेशन आ गई है कि चाइना एक ऐसी पावर है, एक ऐसी सुपर पावर है जो बिनाइन नहीं है। यानी कि उसके ग्रोथ के पीछे, उसके सक्सेस के पीछे सिर्फ ये फोकस नहीं है कि हम आगे बढ़े, दुनिया आगे बढ़े। उसका फोकस ये है कि हमें दुनिया को बदलना है, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो टेरिटरी हो, लैंड पे या वाटर पे, मैरीटाइम या कुछ भी हो, हमें इस तरह से आगे बढ़ना है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। और वो रियलाइजेशन आज की तारीख में सब मेजर कंट्रीज में आ चुकी है, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, एशिया में सारी कंट्रीज हो, चाहे आप चाइना के सारे नेबर्स ले लीजिए, इंडिया के अलावा आप जापान ले लीजिए, उनके सारे आसियान नेबर्स ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सब में इस वक्त ये रियलाइजेशन है कि चाइना एक इस तरह का सुपर पावर के तौर पे उभर रहा है जिसे दुनिया को बदलना है, पलटना है, अपने लिए बदलना है। बात यह है कि एक डिटरेंस क्रिएट करना है, एक इस तरह का एक मैकेनिज्म क्रिएट करना है जिसमें चाइना 4 बार सोचे, 14 बार सोचे कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, और क्वाड वो एक मैकेनिज्म के रूप में आगे बढ़ रहा है कि डिटर करे चाइना को कि आगे मत बढ़ो। और ये अब एक्सेप्टेंस इंडिया में भी है इस वक्त, इंटेलिजेंसिया में, एकेडमिया में, कि क्वाड एक डिटरेंस के रूप में काफी इफेक्टिव हो सकता है।